चलो भाई, आज का अपना वन शॉट टॉपिक है ईथर, ठीक है। माइक ऑन तो है। एक वो पतली वाली बुक देना ना, कैसे वैसे तुम्हारे पास चलो देखो, ईथर क्या लिखे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आर ओ आर तो पर लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप ईथर का ओ आर। देखो ओ आर तो हो गया ईथर और ओ एच हो गया कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कहते हैं भाई, ईथर लिखना है तो आप ऐसे लिखो आर ओ आर, है ना। अब इसके दो नाम दिए हमने। देखो अगर मेरे पास वाटर होता और मैं वाटर के दोनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देती, एल्काइल ग्रुप से, तो ईथर बन जाता। तो एक तो मैं कह सकती हूँ डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, जल का डाई एल्काइल डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न। तो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, आंसर क्या है? एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर मेरे पास दो अल्कोहल है और मैं वाटर माइनस कर दूं तो भी आंसर क्या है? दो अल्कोहल में से वाटर माइनस कर दो तो आंसर क्या है? ईथर। तो मैं कह दूं कि भाई ये तो एन हाइड्राइड ऑफ अल्कोहल है, सही, एन हाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आपके नीट जेई में भी आते हैं कि H2SO4 का एन हाइड्राइड कौन है? वाटर निकालो, H2SO4 में से क्या करो, वाटर माइनस करो, तो H2SO4 का एन हाइड्राइड कौन है? SO3, ठीक है, सही। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फॉर्मिक एनहाइड्राइड लिखना है तो तुम क्या करो, पहले फॉर्मिक एसिड लिख दो, तो फॉर्मिक एसिड में से क्या माइनस करो, वाटर माइनस कर दो। तो ये देखो HCO और बीच में क्या आएगा, O आएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो HCO क्या कर दूं, होल टू, और फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो ईथर अल्कोहल का एनहाइड्राइड है, क्योंकि अल्कोहल के दो अणुओं में से एक वाटर माइनस कर दो तो आंसर क्या आता है? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईथर में हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इसकी, तो देखो ईथर हम लिखते हैं ROR, क्लियर। तो ऑक्सीजन भी आपको दिख गया, दो लोन पेयर, तो हम कहेंगे भाई लोन पेयर तो दो, बॉन्ड पेयर टोटल, तो हाइब्रिडाइजेशन, शेप इन्वर्टेड वी, या बेंट लिख दो या एंगुलर लिख दो। बेंट यानी मोड़ा हुआ, एंगुलर यानी कोणीय या उल्टा वी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कल तो वाटर था तो मैंने कहा था हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या ही लड़ाई, फिर एक मिथाइल ग्रुप आया था तो मैंने कहा इसको तो फैलने के लिए जगह चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ दो मिथाइल ग्रुप ले लो, ये सबसे सरल ईथर डाई मिथाइल ईथर, है ना। तो अब ये जगह चाहिए तो बाहर फैलेगा ना, अंदर जगह नहीं है, और ये भी बाहर फैलेगा, तो हम कहेंगे दोनों ग्रुप्स बड़े हैं, इनमें कौन सा रिपल्शन है? इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने से ये ग्रुप्स बाहर जाते हैं, अंदर नहीं आएंगे, तो बाहर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा ना, ठीक है। तो वैसे sp3 में 109 होता है, पर आपने कहा नहीं वाटर है तो हमने कहा था 104 कर दो। अमोनिया होता था तो अपन 107 कर लेते थे। कल मीथेनॉल था तो आपने 108.9 करा। आज क्या करें? 11.7, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा चेक कर लेते हैं। तो शुरू में ही दिया था ना आपको, हाँ, तो आपको दिया है 111.7, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो डाई मिथाइल ईथर में बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है ना ये CO बॉन्ड लेंथ, अगर वापस देखें, अगर मेरे पास एक तो मीथेनॉल था तो ये वाली बॉन्ड लेंथ, फिर कल हमारे पास फिनॉल था तो कम हो गई थी, और आज हमारे पास ईथर है ना, COC, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ CO। बोलो सबसे छोटी किसमें? फिनॉल में, है ना। हम कहेंगे यहाँ 1, यहाँ कितनी थी? 142, यहाँ 142 पिकोमीटर थी, यहाँ कितनी, और यहाँ कितनी है? 141, ये रिमोट का इसीलिए 141 पिकोमीटर, सही है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर। तो हम कहेंगे भाई ये बॉन्ड लेंथ लगभग तो बराबर ही है, यहाँ छोटी हो गई तो कल अपन ने पढ़ा था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट हो गया, लोन पेयर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन तो बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो ये तो ग्रुप को फैलने की जगह चाहिए, ये तो बाहर जाएगा ना, फिर ये भी बाहर जाएगा तो ये एंगल तो और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो एक तो मेरे पास है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, फिर मेरे पास है इथाइल मिथाइल ईथर, है ना, और फिर मेरे पास है डाई इथाइल ईथर। अब बोलो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, सबसे ज्यादा डाई इथाइल ईथर, सबसे ज्यादा डाई इथाइल, क्यों, है ना। अगर एल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ेगा तो फिर बॉन्ड एंगल तो वैसे भी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा ये इधर और फिर ये इधर और फिर, क्लियर है क्या, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम ईथर की बात करेंगे, भाई ईथर की नेमिंग कर दो। तो देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ ईथर, आप एक उसका कॉमन नेम बता देना, ठीक है, और एक इसका IUPAC। अब ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं, तो मतलब जो आपकी OR है ना, इसको हमें क्या पढ़ना है, एल्कोक्सी। आप तो अपनी लंबी चेन से लिख कर लो, वो एल्केन है, क्योंकि आपके पास सफिक्स तो है नहीं ना, तो जब तक कोई सफिक्स नहीं है तो या तो वो एल्केन है या फिर वो एल्कीन है या वो एल्काइन है, और इसको आप एज अ प्रीफिक्स यूज करो, ठीक है। और कॉमन नेम में दिक्कत है नहीं, मान लो मुझे दे दिया इन्होंने CH3OCH3, दो मिथाइल है, तो हम कहेंगे इसका तो नाम सिंपल है ना भाई, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। तो डाई मिथाइल ईथर। IUPAC लिखना हो तो आपको कोई लॉन्ग चेन तो मेरे को एक ही मिली, एक ही कार्बन की है, तो एल्कोक्सी में क्या बन रहा है, मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे कर दिया CH3OC3H7 और यहाँ मैंने लिखा है नॉर्मल, मतलब 3 कार्बन सीधे, अब बोलो नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, तो मैं कहूँगी यहाँ तो आप सिंपल नाम लिख दो, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। और IUPAC मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, तो हम कहेंगे हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो बुक में आपको एक क्या हुआ, कुछ कहना है, बुक में आपके NCERT में एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल की नेमिंग आपको करनी रहेगी, है ना। ये टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना AC का, गर्मी हो रही है। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है C6H5OCH3, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन वो तो आपके क्या बोलेंगे, IUPAC हुआ ना, कॉमन क्या लिखोगे, इसको मिथाइल लिखे और इसको फिनाइल लिखे, तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक तो है मिथाइल फिनाइल ईथर, और अगर आपको IUPAC लिखना है मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम क्या चल रहा है, मिथॉक्सी बेंजीन, एनीसॉल, मिथॉक्सी बेंजीन को क्या पढ़ोगे, एनीसॉल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं। अब अगर मैं कहूँगी नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है C6H5OC2H, अब क्या करोगे, इथाइल फिनाइल ईथर, मतलब ये सेम कर देना, यहाँ इथाइल कर दो, फिनाइल ईथर, और उधर और फेनिटॉल, ठीक है। तो हमें एक तो ये इथॉक्सी बेंजीन बन गया और एक इसका नाम हो गया फेनिटॉल। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक तरफ एलिफेटिक है
और एक तरफ एरोमेटिक है, मतलब मैंने ऐसे लिखा, देखो C6H5 और फिर मैंने लिखा O और मैंने लिख दिया क्या C6H, कितना बैठेगा, डबल से एक ज़्यादा। अब तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा ये हम्म, तो फिनाइल नॉर्मल हेक्सेन ईथर फिनाइल नॉर्मल फिनाइल दोनों छः है ना, तो पेरेंट किसको कंसीडर करोगे, Aromatic। एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों, तो पेरेंट किसको कंसीडर करोगे, एरोमेटिक। तो ये हेक्साइल, नॉर्मल हेक्साइल, फिनाइल, ईथर, और आईयूबीसी लिखना हो तो हेक्सॉक्सी बेंजीन, जैसे मिथॉक्सी इथॉक्सी वैसे हेक्सॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब आपकी बुक में यहाँ फिनाइल की जगह 7 कार्बन दे रखे हैं, आपको ऐसा दे रखा है, तो फिर तो CH2 होल 6 CH3, तो फिलहाल कॉमन नेम तो दिक्कत नहीं है, फिनाइल है, और 7 वाले को क्या लिखोगे, हेप्टाइल। तो हम कहेंगे देखो फिनाइल नॉर्मल हेप्टाइल ईथर, ठीक है, फिनाइल नॉर्मल हेप्टाइल ईथर। और IUPAC में लॉन्ग चेन तो ये है ना, आप तो एल्केन ढूंढ लो अपना, एल्केन में हेप्टेन, तो आपको फिनॉक्सी हेप्टेन, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपन देखो पढ़ तो लेते क्या है, तो सबसे पहले फिर पता चले ऐसे एग्जाम्पल बैठा है, ठीक है, तो फिनॉक्सी हेप्टेन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ आपके पास है CH3 CH3 और यहाँ है OC2H5। अब बोलो 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथॉक्सी साइक्लो है मिथॉक्सी की मिथाइल, मिथाइल बोलो नंबर 1 इसको दो, 2 इथॉक्सी इसको 2 दो, इसको 1 दो, क्यों, दो सब्स्टिट्यूट यहाँ 2 है ना, 1 1 और ये क्या आएगा 2, ठीक है। और वैसे भी प्रीफिक्स ही है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जो मैं कुछ और सोचूं, तो मैं कहूँगी ठीक है 2 इथॉक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। और ये IUPAC में आएगा, कॉमन तो इसका नहीं है ना, ये वाला नाम कहाँ जाएगा, IUPAC। देखो ये साइक्लोहेक्सेन तो है ही ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब बाहर वालों को पकड़ लो, इसको क्या पढ़ोगे, इथॉक्सी, ये दोनों क्या है ना। अब देखो एक नंबर पे 2 जने आए ना, तो 1 1, और 2 पे तो एक ही आया, तो 1 1 डाइमिथाइल 2 इथॉक्सी, और लिखते टाइम अल्फाबेटिकल में लिखना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ की नेमिंग में आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, उसको पकड़ो, देखो 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। एक तो मैंने ये लिखा CH3O CH2 CH2 CH3, IUPAC बताना, ठीक है। और एक मैंने ये लिखा CH3O CH CH3 CH3, बोलो पहला मिथॉक्सी प्रोपेन और दूसरा IUPAC पूछ रही हूँ, तो IUPAC में आइसो का कोई मतलब नहीं है, 2 मिथॉक्सी, ये प्रोपेन तो है पर मिथॉक्सी 2 पे, और ये प्रोपेन है मिथॉक्सी 1 पे, तो पहला वाला आप कहना चाह रहे हो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन तो है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और दूसरा है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब एग्जामिनर पूछा है इन दोनों में रिलेशन बताओ, क्या ये मेटावर्स है, नहीं है मेटावर्स, IUPAC नाम तो साफ बता रहा है, प्रोपेन प्रोपेन चेन तो बराबर है, और मिथॉक्सी मिथॉक्सी पोजीशन है ना। मेटावर में इधर लेफ्ट राइट में संख्या में बदलाव आता है ना, इधर 3 है तो इधर 1 है, 2 2 होते तो मैं कहती। अगर मैं ये कह दूं टोटल 4 है ना, अगर मैं ये कह दूं CH3 CH2 O CH2 CH3, IUPAC इथॉक्सी थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप कह रहे हो फर्स्ट और 2 इनमें पोजीशन अलग अलग है, इसलिए ये पोजीशन आइसो, स्थिति अलग अलग है, मिथॉक्सी एक बार 1 पे है एक बार 2 पे है, तो ये स्थिति समावयवी है। अब इन दोनों में ये और ये दोनों मेटामर्स है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका बीच में, लेफ्ट और राइट अल्काइल ग्रुप की संख्या अलग अलग, इधर 2 2 कार्बन है, इधर आपके 3 और 1 है ना। और ये दोनों में क्या रिलेशन है, दूसरा तीसरा मेटामर्सी है, ये 2 2 है,
ये 3 और 1 है, आपके ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट में कार्बन संख्या में बदलाव आया तो फिर वो मेटामर है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चेन तो कैसे हुआ, मेटामर्स हुआ। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी टेबल थी, ये टेबल आपको आनी चाहिए, समझ गए, नेमिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। अब आपके पास है सीधा ईथर में ये आपका फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। अब ईथर की सीधी आपको दे रखी है क्या, प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। देखो इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी पढ़ना, जीएमपी ऑफ ईथर। पहला ही पॉइंट मैंने बताया कि इसको अल्कोहल का एनहाइड्रेट बोलते हैं, तो आप ऐसे बोल दो बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो बन जाएगा, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का, एडिशन का, एलिमिनेशन का। आप कोई मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल रहे हो, मतलब एक कार्बन से H निकालोगे, एक से OH निकालोगे, तो आप दो चीजें तो बाहर निकाल रहे हो ना, एलिमिनेट कर रहे हो, तो एलिमिनेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक तो अपन सिंपल रिएक्शन लिखे भी, देखो मैंने इथेनॉल लिखा CH3CH2OH, फिर इथेनॉल लिखा, वाटर निकल जाएगा, है ना। और आप हीट कर दो, ऐसे तो कैसे जाएगा वाटर, तो हम कहेंगे हाँ हीट कर दे तो ईथर बन जाएगा। तो मेरे को ऐसे तो तुम यूँ भी लिख देते, ये CH3CH2OH, तो वाटर दो में से क्यों निकालो, एक में से निकालो, तब भी तो बन जाता। तो फिर तुम्हें क्या पता पहली रिएक्शन होगी कि दूसरी होगी, टेम्परेचर, है ना। दोनों हैं तो सेम पर टेम्परेचर अलग अलग है। पहली का टेम्परेचर 413, 140, 170, तो 140 मतलब 413 गैल्वन, 443, ठीक है। ये आपका 170 डिग्री, 200 लिखा है तब भी ठीक है, मतलब 170 तो होना ही चाहिए, उसके बाद आप कितना ही हीट कर लो। और ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो आपको टेम्परेचर से पहचानना है, वहाँ से पकड़ना है, ठीक है। अब इसने कहा कि चलो आपने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया, है ना, और डिहाइड्रेशन के लिए एरो में क्या लिखूं, प्रोटीन एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो, H3PO4 लिखो, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कहें कि नहीं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म लिखो, तो बताओ पहला स्टेप बताओ। एक अल्कोहल तो ले लूं मैं, क्योंकि ले देखिए मुझे दो काम में लेने, तो मैंने पहला अल्कोहल लिख लिया, ठीक है। प्रोटिक एसिड क्यों ही लिया था, प्रोटॉन आते ही कहाँ अटैक करेगा, O पे, तो मैं इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दूं, ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड। अब तो पता है ऐसे कार्बोकेटाइन बनाना इजी, ठीक है। अब एक चीज तो ध्यान रखिए, ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जांपल है, तो अगर SN2 मैकेनिज्म है ना, क्योंकि ये जाके दूसरे पर अटैक करेगा ना, तो मैकेनिज्म कौन सा हुआ, SN2, तो मैं कार्बोकेटाइन क्यों बनाऊं। अगर मेरे को क्या करना होता कि एक ही होता एल्की, मतलब एक ही कार्बोकेटाइन बनाना होता, है ना, एल्कीन बनाना इसी में से, तब तो कार्बोकेटाइन बनाना जरूरी था, फिर मैं उसी में से एलिमिनेशन कराती, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मान लो ये ऐसा कुछ फंसा है ना, ये CH3 और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो ये बना, तो आपको पता है कि अगर यहाँ से मैं प्रोटॉन निकाल दूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, पॉसिबल है। तो कार्बोकेटाइन बनता तो सही है ना, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो एलिमिनेशन का चांस होगा, तो एल्कीन का चांस होगा। आप तो कह रहे मैं तो 140 पे ही हूँ, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती ना, तो मैं कार्बोकेटाइन बनाऊँ ही क्यों, क्योंकि अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगी, है ना, अगर मैंने कार्बोकेटाइन बनाया तुम कहोगे ना इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करके बाहर निकालो, एल्कीन बना दो, है ना, तो मेरा तो आंसर ईथर है ना, और ईथर तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा, पक्का है, क्योंकि मैंने इतना टेम्परेचर दिया ही नहीं कि एलिमिनेशन हो। तो तुम पहली बात, तुम कार्बोकेटाइन मत बनाओ, आप पहले ही बना दो, आप लिखो SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 में खास बात क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 एक ही स्टेप में होती है, पहला स्टेप ही आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो हम कहेंगे देखो भाई ये कुछ ऐसा है, CH3 CH2 OH2+, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्लियर। ये जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरा अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल है, CH3 CH2OH, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना, ये जाके अटैक करेगा इस पे,
हेलो एल्केन में ऐसा ही तो होता था, आर एक्स होता था, इसको आर मान लो, इसको एक्स मान लो, ये जाएगा और ये अटैक करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे का स्टेप क्या लें, तो हम कहेंगे देखो ये CH3 CH2, ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा था, है ना, किस पे अटैक कर रहा था, अब तो ये बना दो कि उसमें से वाटर निकाल देती हूँ, ये जाएगा और ये जैसे ही गया ये इस पर अटैक कर ले, या अपन मान लेते अटैक कर रहा है और धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो वहाँ पहुँच गए। क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास देखो ऑक्सीजन क्या हो गया प्लस, अब फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा, अब क्या करूँ, न्यूट्रल करो तो ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, और ये प्रोटॉन तो शुरू में लाए भी कहाँ से थे, भेजना पड़ेगा ना। तो अब मेरा आंसर CH3 CH2O। चलना आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर तुमने गाव केटन बना दिया तो फिर हो गया तो एल्कीन ही बना दो टेम्परेचर बढ़ते ही, लेकिन आपको SN2 मैकेनिज्म दिखा के कंटिन्यू करना है इस तरह से। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है, देखो दिस मैथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, मतलब कि जो हमारा एल्किल समूह होना चाहिए, थोड़ी कंडीशंस देख लो, इस पे भी सवाल बनने की चांस है। जब हम ईथर के अल्कोहल डिहाइड्रेशन से क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ईथर, हम कह रहे हैं कि भाई अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दो, डिहाइड्रेशन करो, लेकिन आंसर क्या है, ईथर है। तो ये कह रहा है कि आप ऐसा अल्कोहल लो जिसका एल्काइल ग्रुप छोटा हो, क्योंकि मैकेनिज्म क्या बोली थी, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो 1 तो मुझे छोटा चाहिए ना, तो जिसका एल्काइल ग्रुप छोटा हो, फिर ये क्या कह रहा है, अनहिंडर्ड हो, मतलब वन डेवी ले लो पर साइड में ब्रांचेस ज्यादा हो, तो फिर वो तो शिफ्ट भी तो हो सकता है ना 3 में, तो ऐसा मेरे को शिफ्टिंग वाला नहीं चाहिए। मान लो 2 डिग्री है, साइड में कोई ग्रुप लगे हैं, वो हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, मिथाइल शिफ्ट कर दे, वो 3 डिग्री में बदल जाए तो मुसीबत हो जाएगी ना, फिर वैसे 1 में भाग जाएगा। तो मैं कहूँगी नहीं, अनहिंडर्ड हो, हिंदी में अबाधित, मतलब ब्रांच वाला नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप ऐसा ईथर बना सकते हो जिसमें 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, अनहिंडर्ड मतलब बाधित नहीं हो, और टेम्परेचर ज़्यादा की कम चाहिए, 140 चाहिए ना, तो 140 170 में पूछा, ज़्यादा की कम, तो हम कहेंगे टेम्परेचर हमारा 140 होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने बड़ा ग्रुप ले लिया, इफ नॉट सो, मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि ना देखो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और टेम्परेचर तो मेरा 140 है और मैंने गर्म कर दिया, तो अब ईथर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 3 डिग्री का आप कहते हैं, आप ये मैकेनिज्म SN2 जाएगा क्या? ये मैकेनिज्म SN2 अर्गीज ही नहीं जाएगा। अब तो काव कैटायन बनेगा, काव कैटायन बनेगा तो आप गर्म और कर रहे हो, तो कहाँ पहुँच जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ तो मुसीबत हो जाती भाई, एल्कीन बनने के 2 ही चांस है, यहाँ से प्रोटॉन कब निकलेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस कोई हो, है ना। अब मान लो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं भी है तो हीट तो ही ना, तो भी, और आपने एक कंडीशन तो प्रोवाइड कर दी ना, ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन दोगे तो हम ईथर पहुंचाएंगे, नहीं दोगे तो हम ईथर नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। फिर ये कह रहा है द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और 2 डिग्री, यानी अगर आपने यहाँ नहीं लिया, अगर यहाँ आपने अल्कोहल कौन सा ले लिया 2 डिग्री, यहाँ फिर क्या ले लिया 3 डिग्री, तो मैकेनिज्म कौन सा जाएगा? तो हमारा मैकेनिज्म SN1 चला जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कि हम हीट कर रहे हैं इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का सवाल है। ठीक है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस मैकेनिज्म क्या है? याद रखो डायरेक्ट नाम से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन से पाथ के थ्रू जाएगा? SN। रिएक्शन सिंपल है, आप एक हेलो एल्केन ले लो, ठीक है, आप एक हेलो एल्केन ले लो और आप ले लो सोडियम एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड है और सोडियम, तो आपको दिख ही रहा है ना, तो हमारा आंसर तो आ रहा। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भाई, हेलो एल्केन है तो यहाँ तो SN1 है या SN2 है। ठीक है, अगर तुम यहाँ 3 डिग्री ले लोगी तो तुम 3 डिग्री का आप कैटायन बनाओगे, तो हम कहेंगे क्या फर्क पड़ गया, 3 डिग्री का आप कैटायन है, यहाँ पे तो अल्कोक्साइड है ना। तो हाँ, यहाँ ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं कहूँ कि इधर पानी है
ये भी क्वेश्चन अच्छा था। वाटर है, अल्कोहल है और फिनॉल है, ठीक है, इनमें सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है? पक्का? एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। पानी दे दिया, अल्कोहल दे दिया, फिनॉल दे, तीनों में बढ़िया एसिड कौन सा है? पक्का है ना? तो मैंने लिख दिया फिनॉल सबसे बढ़िया एसिड है, ठीक है। फिर वाटर, तो H2O, और फिर ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये विकल्प पढ़ना था ये। अब तुम्हें पता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी, संयुग्मी अम्ल क्षार धारणा, इनके प्रोटॉन्स छुड़ा दो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो तुम कहोगे अच्छा फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या है? फिनॉक्साइड। वाटर का क्या है? OH माइनस, और अल्कोहल का क्या है? क्या लड़ाई, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस मतलब आप एसिड में से प्रोटॉन छुड़वा दो, छुड़वा दी। अब तुम्हें याद है 11th में हमने पढ़ा था, अगर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस होगा, और वीक है तो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, मतलब इसकी फैमिली का अगला मेंबर। भाई ये प्रोटॉन छोड़ेगा, अगर ये कमजोर है तो ये तेज पड़ेगा, और ये तेज था तो कमजोर पड़ेगा, उल्टा ही रहता है, पक्का है, क्योंकि एसिड तो बेस है ना। ऐसे क्योंकि देखो फिनॉल प्रोटॉन क्यों छोड़ता है, क्योंकि कहते हैं मैं फिनॉक्साइड बना लूंगा, फिनॉक्साइड आराम से रह जाएगा, तो ये रहेगा ना, क्यों चाहिए प्रोटॉन, है ना, तो ये आराम से रहेगा, इसको नहीं चाहिए प्रोटॉन, तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बेस कैसे बनाऊंगी, तो नहीं मत बनाओ, ये अच्छा ही था ऐसे, है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब मैं कहूँगी इनमें बढ़िया बेस कौन सा है? तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब उस बात को पकड़ो जो ये शुरू से कहता आया, ये कह रहा देखो SN2 मैकेनिज्म करना, 1 में फंस जाओगी। मान लो तुम यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हो, ठीक है, तो अगर तुम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? SN1 होगा, तो SN1 में भी तो सब्स्टिट्यूशन होता ही था ना, तो हम कहेंगे क्या हो गया, अगर मैंने ले लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो वो 3 डिग्री का केटाइन बनाएगा। आप RO माइनस का अटैक कराओ ना, आपको किसने मना किया? आपके मान लो RO में मिथॉक्साइड बड़ा है, आप अटैक कराओ ना और जोड़ दो, ईथर बना लो, पॉसिबल तो है ना, ईथर बना लो, तो हम कहेंगे ठीक है ये न्यूक्लियोफाइल है, साथ साथ में ये स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है। थ्योरी इसलिए पढ़ी, इसलिए तो पढ़ी कि वो सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ये इसका जो बेसिक कैरेक्टर है ना इसमें भारी पड़ता है। आई बात समझ में? ये नहीं मैं अटैक नहीं करूंगा, मेरे को तो अपने क्या करो, प्रोटॉन दे दो, मैं अपना चला जाऊंगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि जाएगा ही नहीं अटैक करने, और ये इतना समझदार है कि इंस्टेंट क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ के इसको दे देगा, बजाओ, है ना, क्योंकि देखो अल्कोहल बेचारा प्रोटॉन छोड़ के रह ही नहीं सकता। कल आपने क्या पढ़ा था? अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ता है अल्कोक्साइड, फिर अल्कोक्साइड आपने क्या लिखा था? नो रेजोनेंस, फिर आपने पीछे आ जाएगी। तो अब अगर इसको प्रोटॉन मिल गया यहाँ से तो पीछे भाग जाएगा, मैं तो वापस अल्कोहल में जा रहा हूँ, है ना। तो ये कोशिश यही करेगा कि भाई मुझे प्रोटॉन दे दो, तो अगर ये फटाक से वहाँ प्रोटॉन पहुंचा देगा तो तुम्हारा आंसर तो एल्कीन है ना। तो वो साहब चिल्ला चिल्ला के यही तो कह रहा है कि विलियमसन आते ही मैकेनिज्म क्या होगा? ठीक है। अब ये जो सवाल अपन हर बार ही फंसते हैं इसमें, एक बार मैंने तुम्हें पद्मावती वाली स्टोरी से भी समझाया था, है ना। तो आपको बस वही पकड़ना है कि भाई देखो 2 रिएक्शन है, दिखने में हमेशा आपको सेम दिखेगी। आपको दिया जाएगा देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये सोडियम, तो ये सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और मैं आपको कहूँ कि आप इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करा दो, है ना। और दूसरी बार मैंने कहा कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो और आप इसकी रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड से करा दो। तो तकलीफ क्या है? देखने में जैसे लग रहा है दोनों में NaCl बाहर निकाल दो, ईथर बना दो, लेकिन अब तुम्हें तकलीफ पकड़नी पड़ेगी। क्या आंसर रहेगा? नीचे वाले में एल्कीन हो गई, ये तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे ईथर ईथर, और यहाँ पे तो आप बताओ, ये बहुत बड़ी समस्या है ना। समस्या क्या है कि ये जाएगा वाया SN1 और SN1 जाएगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर क्या है? इतना ध्यान होना चाहिए, है ना। एलिमिनेशन में तो विलोपन अभिक्रिया है, यहाँ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये सेट होगा नहीं, तो यहाँ मैं सीधा आंसर लिख दूँ भी, अच्छा अब तो मेरे को पता ही है, और मेरा आंसर क्या है? एल्कीन। लेकिन यहाँ तो ईथर बन सकता था, है ना, क्योंकि ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, और ये अटैक कर लेगा इस पे, क्योंकि मैकेनिज्म ही SN2 था, और एक आप केटायन कर भी क्या लेगा? एक आप केटायन मिथाइल ही तो है, मिथाइल तो कर ही नहीं सकता कुछ, है ना, और आप केटायन बनेगा भी नहीं पहली बार,
तो आंसर क्या है? ईथर। ईथर। समझ में आ गया? ये आपको विलियमसन में हर बार पकड़ना था। ठीक है, अब विलियमसन ही क्यों लें? आप अल्कोहल का डीहाइड्रेशन से चला रहे थे ना, तो हम कहेंगे देखो विलियमसन बहुत बढ़िया मेथड है। अगर मैं ऐसा लूँ मिथाइल हैलाइड और सोडियम मिथॉक्साइड, तो आंसर डाइमिथाइल ईथर। और अगर मैं इथाइल हैलाइड और सोडियम मिथॉक्साइड, तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो मुझे बताओ, चाहे सिमेट्रिक बनाना हो चाहे एसिमेट्रिक बनाना, ऐसा थोड़ा ना कि 2-4 प्रोडक्ट और बन रहे हैं। जैसे आप वुड्स पढ़ते हो तो वुड्स में 2 का 4 हो जाएगा, पर 2 और 3 वाली लोगे ना तो फिर 5 भी होगा, या फिर 4 भी होगा और 6 भी होगा, तो वहाँ ज़्यादा झंझट होती है ना। तो वुड्स में एसिमेट्रिक एल्केन बनाने के चक्कर में आपके मिक्सचर बन जाता है, तो वो बेकार मेथड है। लेकिन यहाँ आपके क्या टेंशन है, आप ऐसा कुछ ले रहे हो तो सिमेट्रिक, और ऐसा ले रहे हो तो एसिमेट्रिक। एक्स्ट्रा कहाँ है? कुछ एक्स्ट्रा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या कहोगे कि विलियमसन बेस्ट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ट है टू गेट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ट मेथड टू गेट। किस लिए? हाँ, आपको चाहे तो सिमेट्रिक ईथर चाहिए और क्या चाहिए? एसिमेट्रिक। ठीक है, दोनों आप बना सकते हो, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इसको हम बोलते सरल ईथर, इसको बोलते मिश्रित ईथर, है ना। मिक्स्ड भी तो बोल सकते थे, ठीक है, और एसिमेट्रिक तो है ही। और इसको हम क्या बोलते थे? सिंपल ईथर, सरल ईथर, सिमेट्रिक ईथर, सम्मित ईथर, ये सब एक ही चीज़ है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला इसने आपको समझाया विलियमसन ईथर सिंथेसिस बना लोगी। अब अगर तुम्हें याद हो तो कल ही तो हमने पढ़ा कि भाई फिनॉक्साइड में रेजोनेंस है ना, तो हम बेंजीन से ओ तो अलग नहीं करने वाले, और इसने ऐसा कुछ दे दिया, क्या करें? NaCl बाहर निकाल दे। आंसर क्या हो गया? एनीसॉल, मेथॉक्सीबेंजीन यानी कि एनीसॉल। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँगी उल्टा कर लेते तो, मतलब मैं तुम्हें कहती कि तुम ऐसा करो, क्या करो, ये ले लो एल्काइल क्लोरोबेंजीन ले लो और तुम सोडियम मिथॉक्साइड ले लो। अब हेलो एरीन है ना, तो हेलो एरीन ये कैसे अलग करोगे? तो लेस रिएक्टिव हो गया, तो फिर आप बोलोगे नहीं यहाँ छोड़ दो, यहाँ कोई मतलब नहीं। क्लियर है? ठीक है, ये आपको दे दिया इसने विलियमसन में। फिर अगर एक इसने इक्वेशन लिख दी, शायद अपने कल करी थी, कि देखो हमारे पास सबसे पहले बेंजीन है, थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। बेंजीन है, हमने लिया HNO3, ठीक है, होशियार हो गए तुम सारे अब तो, ठीक है। ए में FeHCl, फिर HNO2 HCl 0 से 5, देखते हैं कहाँ अटकते हो। फिर वाटर, फिनॉल, फिर सोडियम, फिर मिथाइल क्लोराइड। पक्का? सॉरी बना दी, अब क्या लिखूं? नहीं, ये सिंपल कल पड़ी थी। पहली बेंजीन में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, इसका आंसर रिडक्शन एनिलीन, है ना। फिर 0 से 5 आते ही BDAC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। फिर वाटर लिया तो HCl गया, नाइट्रोजन गया, आंसर फिनॉल। फिनॉल में सोडियम पीस डालते ही सोडियम फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड में ये मिलाते ही, ठीक है। तो लंबा रिएक्शन कर लिया, मतलब तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस याद हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब मैं एक चीज़ और करना चाहूँ, यहाँ मैंने लिख दिया NaOHCO और यहाँ मैंने लिख दिया X। अब बोल जाओ, कहीं तो फंसो, फंसते ही नहीं हो, कहीं तो फंसना पड़ेगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बोलो, बेंजोइक एसिड। हाँ, बेंजोइक एसिड। हाँ हाँ, कहीं तो गड़बड़ है। नजदीक हो आंसर के, बट इतने भी नहीं हो नजदीक। हाँ, ईस्टर नहीं, एस्टर वेस्टर में कहाँ पहुँचे?
CH3CO और बेंजीन COCl CH3CO और बेंजीन COO और फिर बेंजीन पूरा ही चला जाता है। हाँ सिर्फ X बच जाता है। हैलाइड है हम्म, COCl ये तो हाँ बोलो बोलो। COCl ऐसे लगेगा। अरे कहाँ पहुँचे, ये डी कार्बोक्सिलेशन है। हाँ तो डी कार्बोक्सिल उसे सही बोला था, बेंजोइक एसिड नहीं था, सोडियम बेंजोएट बोला तो सही था वो, सोडियम बेंजोएट। तो तुम ये क्या करो, Na2CO3 बाहर आ जाएगा तो फिर बेंजीन आ ही जाएगा ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। गुरु तो गुरु होता है, मजाक चल रहा है क्या? सारी बता दोगे कहीं रह जाएगा है, सारी रिएक्शन आती है। गड़बड़ हो जाए, अभी ऑन कैमरा बता दो, फिर कल नंबर नहीं आया तो मुझे सुनना पड़ेगा। क्या आपके बच्चों को तो सब कुछ आता था, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर केमिकल रिएक्शंस, ईथर तो बहुत छोटा ही है। अब देखो केमिकल रिएक्शंस 2-3 जो तुम्हारी बुक में नहीं है पहले वो पढ़ लेते हैं। अगर वो ईथर में पानी मिला दो, ठीक है, और ईथर की रिएक्शन PCl5 से करा दो, क्योंकि है नहीं पर एनसीईआरटी में ना भरोसा नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं तो, ठीक है। और ईथर का एसिड डाइलेशन भी कर दो। अब ये तुम आराम से बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलो है ना। और एक ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दो। ये चारों एनसीईआरटी में हो सकता है ना हो, फिर हम कर दो BF3 मिला के। बट इन चारों में से कोई दिमाग लगाना नहीं, आप बताओ आंसर, बता दोगे, बताओ जल्दी से। पहले में तो सिंपल ही है, पहले में तो क्या ही लग रहा है, इथेनॉल बना दे, क्योंकि आपने कहा था ईथर अल्कोहल का एनहाइड्रेट है, एनहाइड्रेट बेचारे वापस पानी दे दो, तो इसमें तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर ठीक है, 2 इथेनॉल, क्लियर। यहाँ पे तो आंसर है 2 इथेनॉल, है ना। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये गया POCl3, आंसर क्या है, इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड। बस ये कि आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए, कोर्स में नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ देखो ये वाला न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये आपको पता है हमेशा ऐसा होता है, वो नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल यहीं आके अटैक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन वाली साइड तो यहीं आके अटैक करेगी, तो इसको बाहर ही निकाल दो। तो यहाँ आपका आंसर है एस्टर, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, क्या ही दिक्कत है ना। तो यहाँ आपका आंसर सिंपल इथाइल एसीटेट, ठीक है। फिर अभी जो तुम्हारे जेईई का पेपर हुआ था ना, उसमें जो सवाल पूछा था वो पी ब्लॉक से पूछ ली, पी ब्लॉक 12th वाला। एक शायद अभी तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर है, किसी शिफ्ट में था, तो ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर, तो ऑक्सीजन फैमिली तो कोर्स में नहीं थी ना इस बार, पी ब्लॉक कोर्स में नहीं था, है ना। बट उसने कहा कि आपने 11th में तो पढ़ाई था ना बोरॉन फैमिली, फर्स्ट मेंबर का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, तो कहते हैं फर्स्ट मेंबर का साइज स्मॉल होता है, IP ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, क्या नहीं होता है उसके पास, डी ब्लॉक नहीं होता, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल फर्स्ट मेंबर के पास कभी भी नहीं है। डी नहीं होता है तो बेचारा अपनी वैलेंसी बढ़ा नहीं सकता है। अब ये तो पढ़ते हो SF6 होता है, OF6 नहीं होता है, ये वैलेंसी एक्सटेंशन नहीं है, तो ये सवाल था। तो वो आपके कोर्स में नहीं था, इतना दिमाग जब तुम बोरॉन में लगा रहे हो तो इसमें भी लगा लो, तो फंस गया। सेम चीज़ हो गई, ठीक है कोर्स में नहीं है, बट इतना तुम्हें पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे तो कोई माइनस ही आके यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आज तक तो इसको ही सीखा है, बदल तो जाएगा नहीं, तो आप आंसर तो बना ही सकते हो ना। ये आप चैलेंज नहीं करोगे, नहीं ये तो कोर्स में नहीं है, फिर ओपन फंस जाते हैं। इसलिए अब यहाँ हम क्या ही कर सकते हैं, सोचो क्या होगा। इसको ग्रुप में एंट्री दे दो, CO के साथ तो कोई जाने को भी तैयार नहीं, तो ये एस्टर हुआ ना, CO एंट्री दे दो, तो आपका आंसर क्या हो गया, C2H5 C डबल बॉन्ड O। इससे ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी, तो थोड़ा आपको ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। हालांकि चारों कोर्स में नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HX। तो हैलोजन एसिड हमारे पास है HI, HBr, HCl और HF, जिसको हम काम में नहीं लेते,
है ना, तो इनमें रिएक्टिव HI सबसे ज्यादा कहोगे देखो सब में हाइड्रोजन तो छोटा सा ही है ना, लेकिन आई बहुत बड़ा है, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया और यहाँ और छोटा, तो आप कहोगे यहाँ बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा HI रिएक्टिव, फिर HBr और फिर तो हम HI को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ईथर तो वैसे भी लेस पोलर है, लेस रिएक्टिव है, तो तेज चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो हमने कहा लो ईथर ले लो और HI, तो आपने लिया भी सिमेट्रिक ईथर है, तो हम क्या ही सोचेंगे नेगेटिव, कई फर्क पड़ेगा, तो आप आंसर बना लोगे, क्या होगा, एक इथेनॉल और एक इथाइल, तो हम लेंगे एक तो इथेनॉल है और एक आयोडो इथेन। अब इसी क्वेश्चन में वो थोड़ी परेशानी करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने तो HI एक्सिस में डाला था, नहीं लिखी तब तो आंसर नहीं, वो कहता है कि नहीं मैंने तो ज़्यादा ही डाला था, बहुत ज़्यादा डाला था, अब क्या करूँ, क्या मैं इथेनॉल की रिएक्शन वापस HI से नहीं करा सकती, आपने कहा ल्यूकोस पढ़ा था ना, तो HCl से हो सकती, तो इससे तो हो ही सकती है ना, तो फिर आपके पास दोनों क्या हो गए आयोडो, तो ये तो आपको पकड़ना पड़ेगा वो कहना क्या चाह रहा है, अगर एक्सेस नहीं लिखा तो वो आंसर सही, लेकिन लिख दिया तो फिर ये आंसर सही, ये पकड़ोगे, ठीक है। अब ये भी चलो सिमेट्रिक ईथर था, तो ज़्यादा मात्रा आपके है नहीं, मान लो ये सिमेट्रिक ईथर होता, हाँ तो आपके पास दो कंडीशंस है, मान लो आपके पास ये ऐसा कुछ है, या फिर मैं कह दूं कि भाई ये इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है और HI है, ठीक है। अब क्या करें, बोलो, है ना, मैकेनिज्म जाएगा आपका SN2, क्योंकि मुझे यहाँ डिग्री तो दिख नहीं रही, 1 डिग्री दिख नहीं रहा, तो मैकेनिज्म जाएगा SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती, तो ट्रांजिशन स्टेट कहती है कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है ना, तो 5 हो रही है तो फिर भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह में जहाँ पे 4 सिटिंग है वहाँ पे आप 5 ऑलरेडी बिठा रहे हो, तो 5 छोटे छोटे लोग बिठा तो चला लेंगे, भारी भरकम तो नहीं बिठा सकते, तो SN2 आए तो हम कहेंगे नहीं हमें हिंड्रेंस नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, तो ठीक है I माइनस तो खुद ही बड़ा ग्रुप है, तो हम कहेंगे I माइनस छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा, है ना, ये फिक्स है, I माइनस जो है वो छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा, ये हमारा स्टैरिक इफेक्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे लो I माइनस को कहाँ भेजें, CS, यानी बॉन्ड फ्यूजन ऐसे करो, अब यहाँ I माइनस को कहाँ भेजें, C2H5, तो बॉन्ड फ्यूजन ऐसे करो, ठीक है। तो ऊपर तो आयोडोमीथेन है, सही है, और साथ में क्या इथेनॉल, CH3CH2OH, और यहाँ हमारे पास आयोडो इथेन और 2 प्रोपेनॉल है, क्लियर है क्या? लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, और मैं कह दूं नहीं HI, अब अगर ये ग्रुप बैठा है तो मैं SN2 क्यों जाऊँ, SN1 जाऊँगा, है ना, तो अगर SN1 जाएगा तो कहाँ केटायन बनेगा, और बढ़िया कहाँ केटायन तो यही है, कि मैं चाहूँगी इसको प्लस बनाओ, तो बॉन्ड फ्यूजन कहाँ से होना है वो तो तुम्हें दिख रहा है, ये प्लस बनना चाहिए मेरा, तो बस खत्म बात, तो ये प्लस बनेगा तो फिर I तो इस पर अटैक करेगा ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सोचते हैं हाँ ठीक है सब कुछ सही है, तो फिर I छोटे पे अटैक करा तो गलत हो गया ना, मैकेनिज्म ही SN1 है, तो जब ये प्लस है तो माइनस तो प्लस पे अटैक करता है ना, इसलिए तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपकी थी हेलोजन एसिड से रिएक्शन, है ना। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 2 केस सॉल्व करते हो, देखो मान लो मिथॉक्सी बेंजीन है और HI है, और मैं कहूँगी नहीं मेरे पास तो बेंजाइल फिनाइल ईथर है और HI, तो ये तो फिक्स है, इनमें तो कोई बदलाव है नहीं, अब क्या करूँ, मिथाइल आयोडाइड बनाओ, क्यों बेंजीन पे क्यों नहीं अटैक करो, बेंजीन वैलेंसी बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन होगा और ओ नहीं टूटेगा ना बेंजीन से, O अलग करना ही नहीं है, आप फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी भूल ही नहीं सकते हो, है ना, आपको याद रखना बेंजीन से O नहीं अलग कर सकता हूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा,
तो बेंजीन से वो अलग नहीं करना है, तो फिर आपको क्या करना है, बेंजीन टू OH फिनॉल, और साइड में क्या हो गया CH3। अब यहाँ क्या करूँ, बेंजीन पे तो वही यहाँ पे CH2 पे I लग जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पर OH आ जाएगा, क्योंकि क्यों? वहाँ फिनॉल के वहाँ पे O लगा हुआ है, तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं। ये वापस बेंजीन है, ध्यान से बेंजीन देखना, आएगा, तो यहाँ वो लिखा ऐसे तरीका है, तो बेंजीन ना, तो बेंजीन से वो अलग नहीं करना है ना, पहले इधर था अब इधर, और ये बेंजाइल कहाँ केटाइन है, इसमें तो रेजोनेंस होता ही है ना ये, तो यहाँ आपका आंसर है बेंजाइल आयोडाइड। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भाई, और वापस क्या बन जाएगा, फिनॉल। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब मैं तुम्हें एरोमेटिक ईथर की बात समझाऊँ कि भैया वैसा करो, एरोमेटिक ईथर मतलब बेंजीन पे OR, बोलो ये है, तो ये जो कल तुमने फिनॉल पढ़ा था वो सेम ही तो हुआ है ना। आप क्या करोगे, लोन पेयर इधर, ये इधर, पहला नेगेटिव इधर घूमेगा, तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है, देखो ये माइनस, ये डबल बॉन्ड OR प्लस, आगे क्या करूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, है ना, तो फिर भाई वही बात होगी, ये नेगेटिव इस पे प्लस, ठीक है, और अगले स्टेप में ये यहाँ, तो अब वापस वही सवालों के जवाब देने। पहले तो इफेक्ट कौन सा हुआ, OR का प्लस है, प्लस वाला EDG की WG, EDG मानते, कंसीडर EDG करेंगे। फिर दूसरी बात कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हुआ है ना, यानी इसकी प्रेजेंस में अटैक होगा तो ऑर्थो और पैरा। तो मतलब ये चीज़ें पक्की है कि अगर मेरे पास एनीसॉल या फेनिटॉल हो और उसकी केमिकल रिएक्शन करानी है तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। मान लो एग्जामिनर ने कह दिया एनीसॉल ले लो, है ना, अब आपको कह दिया कि आप ऐसा करो, फ्रिडल क्राफ्ट करा लेते पहले, ये ले लो एनहाइड्रस AlCl3, फिर आप ऐसा करो फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करा दो, यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3, फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दे मान लो, है ना, ब्रोमीन करा दो एसिटिक एसिड के अंदर, तो आंसर बता दो, और एक बार नाइट्रेशन करा लेते हैं HNO3H2SO4, है ना, तो आपको 4 दी है। हाँ, ब्रोमिनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी होना चाहिए, और नाइट्रिक एसिड वाली भी है, चारों है। बोलो क्या करें, नाम बताते जाना मुझे, क्या मुझे इसको ऑर्थो मिथाइल एनीसॉल लिखना चाहिए, टॉलुइन, क्योंकि ईथर तो अकेला होता, अकेला तो राजा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मिथाइल हाइड्रोकार्बन है ना, तो आप तो प्रीफिक्स हो, तो प्रीफिक्स की तरह रहोगे। किसी घर अपन मेहमान है ना, तो मेहमान की तरह रहेंगे, पर मालिक तो चला गया तो अपना ही है ना घर, वैसे तो ये नहीं है तो एनीसॉल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है तो टॉलुइन बोलो, घर उसका है तो टॉलुइन है। और अब इधर क्या है, मिथॉक्सी, तो अगर कॉमन लिखना है तो ऑर्थो मिथॉक्सी, और IUPAC लिखना है तो 2 मिथॉक्सी टॉलुइन, और वो हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, इसका IUPAC बोलो फिर, एसिटाइल लगा दूं, चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया COCH3 है ना, और एक बार पैरा पे, अब IUPAC बोलो, मेन ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ये एसिडोफिनॉन है, एसिडोफिनॉन, ठीक है, कॉमन ही नाम बता रही हूँ, तो पैरा मिथॉक्सी एसिडोफिनॉन और ऑर्थो मिथॉक्सी एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन का भी IUPAC मैं एल्डिहाइड कीटोन में कराऊंगी, ये एसिडोफिनॉन है ना, इसका IUPAC क्या हुआ, वो तो डिराइव्ड नेम है, एक मिथाइल एक फिनाइल है, वो तो ईथर में वैसे होता था ना, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन सही है, लेकिन वो डिराइव्ड नेम है, व्युत्पन्न नाम, IUPAC तो ओन लगना चाहिए, तो एसिड तो लिख नहीं सकते, IUPAC थोड़ा था कुछ ही, फिनाइल इथेनॉल, आपके पास चेन ही 2 कार्बन की है, तो ओन लगाओगे 2 ही कार्बन है तो इथेनॉल, और एक्स्ट्रा क्या है फिनाइल, या फिर लिखो 1 फिनाइल इथेनॉल, ऐसा ये ध्यान रखोगे। हालांकि इथेनॉल होता ही नहीं, ऑन तो शुरू ही प्रोपेनॉन से होता है, पर आप साइड में एरोमेटिक लगा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं,
इसलिए इथेनॉल हुआ। ठीक है, अब मुझे यहाँ सिंपल बताना था तो मैं कहूँगी ऐसा कर लूँ, पैरामिथॉक्सी और एसिटोफिनॉल, यहाँ कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। ये ब्रोमीन एसिटिक एसिड क्योंकि ईथर थोड़ा कम रिएक्टिव है, ये एक्टिवेट कर देगा इसको। तो बोलो क्या करूँ, और तो पैरा मेजर क्या हुआ, पैरा मेजर है, और नाम बोलो एनिसोल। ये एनिसोल में तो टेंशन नहीं है, एक ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और एक पैरा ब्रोमो, लेकिन मेजर कौन सा है, पैरा। ठीक है, अब ये इससे क्या लगाऊं, एनोड। कहाँ पे, एक बार ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और एक बार। ठीक है, ये अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ईथर जो है वो कंप्लीट है, एरोमेटिक ईथर। अब मैंने तुम्हें एक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन सिखाई थी, मैंने कहा था तो मुझे करके बताना, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। तो शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से। मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे पास एसिटाइलिन है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ मैंने ले लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब, ए बन गया। ठीक है, बेंजीन। फिर बेंजीन की रिएक्शन तुम करा लो, एक सेकेंड, CH3 CH2 Cl। ठीक है, बी बना लो। फिर तुम ले लो क्यूमीन। अच्छा, क्यों अब शायद हो गया तो फिर अच्छा बहुत होशियार हो सारे। अब रुको सारे होशियार रखे यहाँ पे। अच्छा हेलो फॉर्म कुछ नहीं आया, फॉर्म लिखने से पहले मैं बोल रही आएगा। मैं अब नहीं आ रहा, छोड़ दो बस बस। नहीं मैम गैर बात है ई के साथ ई का अगला क्या होता है, एफ। अरे अगला इसके अंदर भी आगे। हाँ सरल है बहुत, अभी तो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले चल रहे थे। बोलो बोलो, बहुत सारा सिंपल। देखो ए तो जाए, ये कल हमने पढ़ा था एसिटाइलिन का ट्राइमराइजेशन कर दो, आपका आंसर बेंजीन। अब वैसे तो बच्चों को पता है कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है, लेकिन अभी आपने शिफ्टिंग किया था तो आंसर क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपने पकड़ ली, इसलिए क्वेश्चन लेंदी हो गया। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीजन कल पढ़ा था, मेटल कैटलिस्ट। तो क्यूमीन का एक ही आंसर होता है फिनॉल, लेकिन क्यूमीन का एक बाई प्रोडक्ट भी होता है, बहुत ज्यादा बनता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एसिटोन। अब पहले सी से चलते हैं। सी फिनॉल में NaOH मिला लिया, फिनॉक्साइड। ठीक है, ये लो। फिर तो ये तो सब पकड़ लिया आपने, उसको पकड़ो। हाँ हेलोफॉर्म हो गया। मैं ये विशेषता NaOH I2 हीट कर देती हूँ, तो ये हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म में एक तो आयोडोफॉर्म, तो ई आयोडोफॉर्म में एक तो एलोफॉर्म, और साथ में सोडियम एसिटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा कीटोन है ना, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो मिथाइलेटेड मांगते हैं ना, इसका तो मैं एलोफॉर्म बनाऊंगी, तो जो बचा है उसके पीछे वो Na लगा दो, है ना। तो मेरे पास ये। लेकिन अब तुम मुझे बताओ हेलोफॉर्म कौन सा है, ई एलोफॉर्म है कि एफ एलोफॉर्म है? क्यों ई पहले आ गया, एलोफॉर्म है? मैंने ई और एफ लिखा है, फिर मैंने कहा ई की अगर मैं सिल्वर पाउडर के साथ गर्म कर दूं तो वापस एसिटिलीन बनता है। कर रखी रिएक्शन।
देखो इसको निकाल देता एक चीज, हाँ। डबल बॉन्ड बना देता। देखो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता था क्या, मान लो 2 आयोडोफॉर्म है, सिल्वर पाउडर के साथ गर्म कर दो, मुझे लग रहा है पहुंच तो जाऊंगी कैसे भी करके, 6 AgI बाहर निकाल दूं तो फिर पहुंच गए ना, सही है। तो हेलोफॉर्म कौन है? ई हेलोफॉर्म है, और वो क्या है? सोडियम एसिटेट। ई हेलोफॉर्म है और ये क्या है? सोडियम एसिटेट। रुको अभी बंद मत करो। हाँ अगर यहाँ ऐसे कुछ लिख देता, ई एफ के बाद क्या आता है? जी। हाँ तो जी क्या है? पक्का? हाँ पक्का। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ गर्म कर दिया तो ये क्या हो गया? मीथेन। अभी और आगे जा सकती थी, मीथेन, क्लोरीन, आगे बहुत सी। समझ में आ गया? तो ऐसे प्रैक्टिस किया करो, ये गेम की तरह है ना, इससे ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्लियर? जो नहीं लगे वो नोट कर लेना, बाकी तो तुम्हें मेरे से पहले ही पता ही थी। ठीक है, तो चलो यहाँ तुम्हारा ईथर भी कंप्लीट है ना। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर।